अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर का हमारा सेशन स्टार्टेड है। 2 मंथ्स का सेशन है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो सिलेबस बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है, जिसमें इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, लेटर राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट की असेसमेंट भी करते हैं। और इस पूरे सेशन के चार्जेस 5000 हैं। अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोटेशन बेस्ड ऐसे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ऐसे राइटिंग होती क्या है, ऐसे की टाइप्स क्या है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे में इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, ऐसे में जो सपोर्टिंग डिटेल्स है वो कितनी होनी चाहिए, ऐसे में कंक्लूजन कितना होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं कोटेशन बेस्ड ऐसे, और ये बड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वार इज अ नेसेसरी इवल। अब इसमें आप देख रहे हैं जी कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोट। यहाँ पे जो कोटेशन है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। वार इज हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव बट समटाइम्स अनअवॉइडेबल। अब यहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव सी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई टॉपिक को डिफाइन नहीं करना चाहिए। बेटे कर भी दो, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करोगे तो आप अपना वो जो पूरा पैराग्राफ है उसको इस तरह से नेट कर दो कि उसके अंदर वो जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हिस्टोरिकल रेलेवेंस की अगर हम बात कर ले, ह्यूमैनिटी हैज विटनेस्ड वार्स थ्रू हिस्ट्री फॉर सर्वाइवल, फ्रीडम और जस्टिस। अब मेरा बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि जंग जब लाजिम हो जाती है ना तो फिर हमें लड़नी पड़ती है। सम टाइम जो है वार नो डाउट मेरा बेटा कि ये क्या है, हार्मफुल थिंग है, ये डिस्ट्रक्टिव थिंग है, लेकिन जब अनअवॉइडेबल हो जाती है, जब सर्वाइवल पे बात आ जाती है, फ्रीडम पे बात आ जाती है, जस्टिस पे बात आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं पे ये नेसेसरी बन जाती है। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट पे अगर हम जाएंगे, व्हाइल वार ब्रिंग्स सफरिंग्स एंड डिस्ट्रक्शन, इट इज समटाइम्स अ नेसेसरी इवल टू रेजिस्ट टायरनी, डिफेंड जस्टिस एंड रिस्टोर पीस। बाज़ औक़ात बेटे अमन को कायम करने के लिए भी जंग लड़नी पड़ती है। तो ये हमारी उसकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें एन एक्शन दैट इज मॉरली रॉन्ग बट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ग्रेटर इवल। ठीक है कि एक ऐसा, अब जब हम वार इज नेसेसरी इवल की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई भी ऐसा काम जो मॉरली गलत कंसिडर होता है लेकिन हमें किसी बड़ी बुराई को रोकने के लिए वो काम करना पड़ता है। वार इज inherently destructive but sometimes the only way to counter aggression or oppression। अब इसके बाद देख लें जी कि आगे हम वार पे आ जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वार पे। अब यहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स है, सोल्जर्स एंड सिविलियंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा है, और उसके बाद आप देख लें जी इकोनॉमिक डिवास्टेशन है। और वार डज नॉट डिटरमिन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। बर्टन रसल ने बड़ी प्यारी बात कही है कि वार जो है ये डिटरमिन नहीं करती कि हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। उसके बाद वाई वार बिकम नेसेसरी, कौन सी इस तरह की कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेस है कि जिनके अंदर वार जो है, सेल्फ डिफेंस आ गया, व्हेन अ नेशन इज अटैक्ड और थ्रेटेन्ड। अब जिस तरह से करंट सिनेरियो के अंदर मेरा बेटा ये आप देख सकते हैं कि इसका ईरान का और जो रूस का है। उसके बाद आप देखें जी कि फाइटिंग ऑपरेशन और इनजस्टिस, यहाँ पे देख लें कि लिबरेशन वार्स, रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, और उसके बाद प्रिवेंटिंग ग्रेटर एट्रोसिटीज, इन्वेंशन इन जेनोसाइड्स एंड टेरर रिजीम्स और हॉलोकॉस्ट। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी मेंटेनिंग नेशनल। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इन पॉइंट्स को लेके आपने अपने ऐसे को नेट करना है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ वार आ गई है, नेसेसरी इवल है, वर्ल्ड वार 2 है, और उसके बाद अमेरिकन सिविल वार है, वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, कारगिल वार है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं, और अल्टरनेटिव्स टू वार एंड देयर लिमिटेशंस है।
यहाँ पे डिप्लोमेसी, सैंक्शंस, पीस ट्रीटीज और आइडियल बट नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड डिलेज बाय यूएन इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। रिसेंटली आप पाकिस्तान और इंडिया वाला कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं और उसमें वो जो सिंध ताज का मुआहदा था उसको जब उसकी कैंसिलेशन थी, उस पर्सपेक्टिव में ये वाली सारी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई। और सम रिजीम्स ओनली रिस्पॉन्ड टू फोर्स नॉट डायलॉग्स, और उसके बाद मॉरल डिलेमास एंड डिबेट आ गया और द होप फॉर पीसफुल फ्यूचर आ गया और ये इसका कंक्लूजन आ गया। तो ये पूरा क्या है कि हमने वार इज नेसेसरी इवल अ ट्रेजिक पाथ टू पीस, इसमें आप देखेंगे कि वही वाला स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। इसमें पहले हम इसके सारे इंट्रोडक्शन पे आ गए और फिर जो है हमने क्या किया कि वार के जो हिस्टोरिकल जो कुछ रेफरेंसेस हैं उनको कोट किया और उसके बाद हम किस तरह से वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख लें जी कि ये हमने फिर एंड पे कंक्लूड किया, इन कंक्लूजन वार इज नेसेसरी evil not because it is good but because it is sometimes the only path left to confront evil, protect freedom and secure peace. While we must recognize its necessity in certain historical and political context, we should never lose sight of its terrible cost. Therefore we must strive to build a world where war is not needed and peace is preserved not by fear but by justice and understanding। कि अब क्या है कि हमने इस पूरे उसमें डिस्कस किया कि भाई वार है क्या, वार नेसेसरी इवल है, नेचर ऑफ वार क्या है, वार का कॉन्सेप्ट क्या है और वार नेसेसरी कब बन जाती है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की हमने बात की, फिर हमने अल्टरनेटिव्स को डिस्कस किया, मॉरल डिलेमास एंड डिबेट्स की बात की और होप फॉर पीसफुल फ्यूचर और इसके कंक्लूजन को हमने डिस्कस किया। तो आप कोई भी ऐसे, और इसमें आप करंट सिनेरियो से एग्जांपल्स दे सकते हैं, ईरान वाली, पाकिस्तान इंडिया वाला, और इसमें आप अलग से भी ऐसे इन पे तैयार कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे बेटे आपको ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट्स है, जो लेआउट है, वो समझाना पर्पस होता है। एंड ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे को क्रैम करें, बल्कि अपनी वो जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसको बेहतर बनाएं और अपनी जो राइटिंग की स्किल्स है, आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और आपकी जो आर्टिकुलेशन है उसको बेहतर बनाएं ताकि आप इस काबिल हो कि आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकें। अदरवाइज बेटा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो चीजों को याद करके लिखते हैं, तो मैं कभी भी उन स्टूडेंट्स को इनकरेज नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है या अगर पेपर में खुदा ना खास्ता आपकी याद की हुई चीज, क्रैम की हुई चीज नहीं आती, तो फिर वो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई अपनी वो जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो जो एबिलिटीज हैं, उनको बेहतर करें और उसके लिए अपनी जो रीडिंग्स हैं उनको इनहेंस करें और मैक्सिमम जो है वो पढ़ने की आदत डालें। और करंट सिनेरियो जो है इसकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अच्छा ऐसे लिखने के वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और आपका राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मेरा बेटा बेहतर होना चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन बेहतर होनी चाहिए। और जब आपको इन सारी चीजों का पता होगा तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बाकी जहां तक रही बात बीपीएससी के ऐसे की लेंथ की, तो बेटा 20 नंबर का ऐसे होता है, आप आउटलाइंस के साथ भी लिख सकते हैं, आउटलाइंस के बगैर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपका वो जो ऐसे का लेआउट है उसके अंदर एक सिंटैग्मेटिक कोहेरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस तरह से नहीं करना कि जहां पे जो बात याद आ रही है, जहां पे जो आर्गुमेंट याद आ रहा है, जहां पे जो रेफरेंस याद आ रहा है उसको आप वहां पे पुट कर देते हैं। बेटे इसमें प्रॉपर एक कोहेरेंस अगर होगी और इसमें आपका जो ऐसे है उसके आपके आर्गुमेंट्स इस तरह से नेट होंगे या इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह से कैटेगराइज किया होगा कि पढ़ने वाले के लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो इंशाल्लाह पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।